आदाब। खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महाराष्ट्र में शिवसेना बमुकाबला शिवसेना के बीच महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने सामना को खास इंटरव्यू कल दिया है। इन्होंने इस दौरान शिवसेना से अलग होने वाले अरकान असेंबली समेत बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए हुक्मरानी करती है और वो हुक्मरानी के लिए हिंदुत्व इख्तियार करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी से अलग राह हमवार की है उनका शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं, वो एहसान फरामोश हैं। यानी शिंदे ग्रुप के बारे में ये बात उन्होंने कही। अब अच्छे लोग पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा उद्धव ठाकरे ने सामना को इंटरव्यू देते हुए कहा। जबकि उद्धव ठाकरे ने यह भी चैलेंज किया कि उनका कोई ऐसा अमल या फैसला सामने नहीं लाया जा सकता है जो हिंदुत्व के मुखालिफ हो। यानी कोई ऐसा फैसला उद्धव ठाकरे नहीं करेंगे जो हिंदुत्व के मुखालिफ हो। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान होंगे, लेकिन इन्होंने किस तरह से रद्देमल का इजहार किया, इंटरव्यू में क्या कुछ खास बातें कही हैं, आपको पहले सुनवा दें और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक खास पैनल होगा जिससे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस इंटरव्यू में कही गई बातों को वो कैसे देखते हैं और आखिर क्या सोचकर ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे की जानिब से कही गई हैं। महाराष्ट्र में हम जैसा कि जानते हैं कि सियासी समीकरण बिल्कुल बदल चुका है और साथ ही हुक्मरानी भी बदल चुकी है। तो ऐसे में एक शख्स जो वजीर आला रह चुका है महाराष्ट्र का, अब साबिक बनने के बाद पहली बार इंटरव्यू दे रहा है, वो भी अपने माउथ पीस सामना में। उन्होंने इस मौके पर कई बातें कही, आइए आपको एक एक करके सुनाते। मी शांत कसा तर मला चिंता नाहीये, चिंता माझी नाहीये, शिवसेनेची तर बिलकुल नाहीये। हां, थोडीफार जी आहे ती नक्कीच मराठी माणसांची आणि हिंदूंची आहेच, हिंदुत्वाची आहे। याचं कारण हिंदू द्वेष्टे हे आपल्या घरातच आहेत। मराठी द्वेष्टे, मराठी माणसाची एकजूट तुटावी फुटावी, हिंदूंमध्ये फूट पडावी आणि जी मेहनत माननीय शिवसेना प्रमुखांनी हयातभर केली मराठी माणसाची एकजूट करण्यासाठी, हिंदुत्वाची हिंदूंची एकजूट करण्यासाठी, ती आपल्याच काही कपाळकरंट्यांच्या हातनं तोडावी मोडावी असा हा प्रयत्न केला जातोय। ती मला एक चिंता आहे आणि म्हणून मी जे म्हटलं की हा पालापाचोळा सध्या उडतोय, कोण कुठे, हा इकडनं पालापाचोळा तिकडे जातोय, पुन्हा इकडे येतोय, ही जी गळणं गरजेची होती ती पानं हे उडतात। मी मागे एकदा माझ्या मनोगतात म्हटलं होतं की ज्या वेळेला मी वर्षामध्ये राहत होतो त्या वर्षामध्ये 2 झाडं ही आपल्या घराला लागूनच आहेत। एक आहे गुलमोहराचं आणि दुसरं बदामाचं। दोन्ही झाडं मी साधारणतः गेले 2-1 वर्ष बघतोय, ज्याला आपण पतझड म्हणतो। ती पानं पूर्ण गळून पडतात, पानगळ म्हणतो। ती पानं पूर्ण गळून पडतात, अशा काड्या राहतात। आपल्याला वाटतं या झाडाला काय झालं, पण 2 ते 3 दिवसात पुन्हा नवीन कोंब येतात, अंकुर येतात आणि मी बघितले 8 दिवसामध्ये 10 दिवसात ते बदामाचं झाड सुद्धा हिरवगार झालं, गुलमोहर सुद्धा हिरवागार झाला। म्हणून जी सडलेली पानं असतात ती झडलीच पाहिजेत। ती झडतायत पानं, ती सडलेली पानं आहेत। म्हणजे आता पानं झडून पडतायत, आता सडलेली पानं झडतायत। ज्यांना त्या झाडाकडनं सगळं काही मिळालं, सगळा रस मिळाला, सगळं मिळालं म्हणून त्यांचा टवटवीतपणा होता, ती पानं सगळं झाडाकडनं घेऊन ती गळून पडतायत आणि हे बघा कसं उघडं बोडकं झाले झाड, असं ते दाखवायचा प्रयत्न करतायत। पण दुसऱ्या दिवशी आपला माळीबुवा येतो, ती झाड सगळी पुन्हा ती पानगळ केराच्या टोपलीत घेतो आणि म्हणजे 2014 साली जे आत्ता आम्ही हिंदुत्व सोडलंय म्हणून आवई उठवतायत, मारतायत, बोंब मारतायत, त्यांना मला हाच प्रश्न विचारायचा आहे की 2014 साली भाजपाने युती तोडली होती तेव्हा आपण काय सोडलं होतं? काहीच सोडलं नव्हतं, आजही नाही सोडलेलं हिंदुत्व। पण तेव्हा जो एक मधला काळ आला होता, विरोधी पक्ष एक शिवसेना झाली होती, म्हणजे अनेकांना असं वाटलं होतं की शिवसेना आता संपेल, पण शिवसेना एकाकी लढली आणि 63 आमदार निवडून आलेले। त्या काळामध्ये विरोधी पक्षाची जी जबाबदारी आपल्यावरती आली तेव्हा सुद्धा मी पद कोणाला दिलं होतं? आता सुद्धा जर भाजपनी आत्ता जे केलेलं आहे हे माझ्याशी बोलणी केल्याप्रमाणे हे आत्ता केलं, हे बोलणी केल्याप्रमाणे तेव्हा केलं असतं तर सन्मानाने झालं असतं, देशभरामध्ये पर्यटन करण्याची गरज लागली नसती। आणि असं मी ऐकलं, असं मी वाचलं, माझ्याकडे माहिती नाही, पण हजारो कोटी रुपये खर्च केले गेले, विमानांचा खर्च, हॉटेलचा खर्च, हे त्याच्यानंतर काही आणखीन अतिरिक्त खर्च म्हणजे खोक्यातला असेल, त्या खोक्यात काय दडलंय हे ज्याचं त्याला माहित, देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला कळलं असेल, पण हे फुकटात झालं असतं ना।
आणि सन्मानाने झालं असतं, हेच तर मी सांगत होतो. आणि प्रत्येक वेळेला शिवसेना अधिक जोमाने आणि तेजाने उभी राहिलेली आहे. आता सुद्धा त्यांना हिंदुत्वामध्ये भागीदार नको असेल. तो महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला को आप देख रहे थे मराठी जबान में, वो अपनी ही पार्टी के तर्जुमान संजय राउत को इंटरव्यू दे रहे थे. इस इंटरव्यू के बाद कई बातें ऐसी उजागर हुई हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने सामने आकर कही है. उस पर बातचीत करनी ज़रूरी है, इसीलिए कई खास लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका तारुफ करा दें. इंतखाब फारूकी साहब हैं, शिवसेना लीडर हैं आप, और अब शिवसेना लीडरों के साथ ये कहना शुरू हो चुका है कि आप उद्धव ग्रुप से हैं या फिर शिंदे ग्रुप से हैं. तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि इंतखाब फारूकी साहब शिवसेना लीडर हैं जो कि उद्धव ग्रुप से हमारे दरमियान मौजूद हैं. आपका इस्तकबाल करते हैं. इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब हैं, शिवसेना लीडर हैं, आप शिंदे ग्रुप से हैं. शिवसेना दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तकसीम हो चुकी है, इसलिए शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप का जिक्र करना जरूरी हो जाता है. और एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, आसिफ भल्ला साहब जो कि लीडर हैं बीजेपी के. आपका भी इस्तकबाल करते हैं. आप तीनों खास मेहमानों का इस्तकबाल. सबसे पहले जाकिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि शिंदे ग्रुप से आपका ताल्लुक है. शिंदे ग्रुप को लेकर बड़ी बात कही है साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने कि जो लोग हमारे साथ थे और उन्होंने अपनी अलग राह हमवार की है, उनका शिवसेना से कोई ताल्लुक नहीं है. इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग एहसान फरामोश हैं जो धोखा देकर, पीठ पर छुरा घोंप कर अपना रास्ता अलग कर लिए. आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही जाकिर हुसैन साहब, म्यूट कर रखा है शायद आपने. यस यस, पहुंच रही है. जाकिर साहब बोल सकते हैं आप. तो तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं. जाकिर साहब से कनेक्शन इस वक्त बन नहीं पा रहा, हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनसे सवाल करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि सीधा का सीधा जो इशारा था, ना सिर्फ इशारा बल्कि हमला था, वो भारतीय जनता पार्टी पर था और शिवसेना के शिंदे ग्रुप पर था. तो ऐसे में सवाल करना और सवाल पूछना लाजमी हो जाता है कि शिंदे ग्रुप को वो एहसान फरामोश कह रहे हैं. और जाहिर सी बात है, अगर हकीकत की बात करें, पॉलिटिक्स और सियासी पार्टियों की बात ना करें, तो कोई अगर इस तरह से करता है तो उसे एहसान फरामोश का ही लक़ब दिया जाता है. तो ऐसे में साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने एक बार ये बात कही है, तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर शिंदे ग्रुप का इस पर क्या रिएक्शन है. अगर जाकिर हुसैन साहब आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब दीजिएगा. अगर आप नहीं इस वक्त दे पा रहे हैं जवाब, तो मैं चाहूंगी कि आसिफ भल्ला साहब, जो कि ये जो सरकार बनी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बनी है, तो एक ऐसी सरकार जिसमें एक ग्रुप ऐसा है जिसे जो पहले जिनके साथ थे वो उनको एहसान फरामोश कह रहा है, शिवसेना के लिए शिंदे ग्रुप के लोग एहसान फरामोश के तौर पर देखे जा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये नहीं लगता कि दूसरे के साथ धोखा किया है तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ भी ये धोखा कर सकते हैं? नाम दुरुस्त कर ले, भल्ला नहीं आसिफ बामला मेरा नाम है. ठीक है जी, तो इसे आप रिकॉर्ड पर लीजिए. एक नंबर 1. नंबर 2, मैं प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से. हाँ. तीसरी बात यह है कि आपने जैसे बताया कि हुक्मरान बदला क्यों है. हुक्मरान इसलिए बदला है क्योंकि उन्हीं के अपने चुने हुए नुमाइंदे जो है उन्हें न्याय नहीं मिलता रहा. 2.5 साल मुसलसल ये सरकार रही. कोविड काल में परिस्थिति और परेशानी में हर चुनाव प्रतिनिधि को अपने विभाग में, चाहे वो फंड की जरूरत हो या तमाम कामों की गति जिसे कहते हैं, प्रोग्रेसिव कामों की गति, उसमें जो है सहयोग चाहिए था, तो कभी उन्हें ये हासिल ना हुआ. ये उनका अंदरूनी मामला. इसमें उद्धव जी का मैं जितना भी भाषण सुना उसमें मैं वो केवल और केवल देवेंद्र फडणवीस जी को, बीजेपी को
और शिंदे को टारगेट कर रहे हैं। देखिए शिंदे उनके पार्टी के संग थे, उनकी पार्टी के गद्दावर नेता रहे, स्थापना से वो साथ में जुड़े हुए हैं। बाला साहब ठाकरे के संग उन्होंने, मुझे लगता है शायद उद्धव जी से ज्यादा काम किया होगा और ज्यादा उनका रास्ता रहा होगा। आज ये जरूर उद्धव जी कहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब उन्हीं के आमदार को वो खुश नहीं कर पा रहे, उन्हीं के कामों को अंजाम नहीं देते और उन्हीं में आपसी अंतर कले, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? क्या महाराष्ट्र को फिर से चुनाव के फेरिस्ट में ले जाए, या हम जो मौजूदा हालात है उसके चलते हम जो है और जहां तक धोखेधड़ी की बात करें तो धोखा तो उन्होंने किया, अलायंस में चुनाव उन्होंने लड़ा। तो इस धोखे का बदला तो नहीं है क्या ये? वो उस धोखे का ये बदला तो नहीं ले रही भारतीय जनता? बदले की बात नहीं है। देखिए धोखा सबसे सर्वोपरि उन्होंने किया। अलायंस में हमारे संग चुनाव लड़े, सीटों पे जो है दोनों मैंडेट जो है जनता का, उन्होंने जनता को, महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया। आज उन्हीं के साबित आमदारों ने, नुमाइंदों ने उनको धोखा दिया, तब उन्हें अब तो मैं वही तो पूछ रही हूँ कि आप जो एक दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। हो सकता है दुश्मन बनने के बाद जिसके साथ जा रहे वो उनके लिए भी दुश्मन बन जाए, यानी बीजेपी के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता जब राजनीति में हर कुछ हो सकता है तो ये भी हो सकता है? नहीं, देखिए राजनीति में हर कुछ हो सकता है, लेकिन एक मर्यादाएं रहती है, एक सीमा रहती है। आपसे जो सवाल किया था मैंने उसका जवाब। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उद्धव साहब ठाकरे ने जो अपने आमदार की जो बातें नहीं सुन पा रहे थे, जो उनकी बातों के जो महत्व नहीं दे पा रहे थे, जो मुद्दा शिवसेना का जो हिंदुत्व का जो है उस मुद्दे पे अगर जो चल रही थी वो रास्ता भटक गई है। वो भटक जाने की वजह से आज ये निर्णय इन लोगों को निकालना पड़ा है। तो ऐसा निर्णय लेने से पहले आप लोगों ने कहीं से जिक्र किया या पीठ पीछे ऐसे करते रहे? वही बात तो कह रहे हैं कि एहसान फरामोश है। नहीं, ये पीठ पीछे कभी जिक्र नहीं किया है। हाँ। और ये जो बीजेपी और शिवसेना की नया युति नहीं है, इसके पहले से बीजेपी का और शिवसेना का पहले से दोस्ती था, अच्छा खासा युति था, सबको मालूम है, जनता को भी मालूम है। लेकिन आज के दौर पे ये 2-2.5 साल जो सरकार जो बीती है उस पे राष्ट्रवादी कांग्रेस का और कांग्रेस का जो अलग अलग रास्ता है, वो अलग अलग रास्ते में ये शिवसेना का किसी भी तरीके से उनका रास्ता मिलता नहीं है। इसीलिए ये शिंदे साहब का जो हमारा जो एक ग्रुप है ये निर्णय निकाला गया है। अच्छा, तो अब दो शिंदे ग्रुप और उद्धव ठाकरे ग्रुप हो गए हैं, तो अब लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक्चुअल शिवसेना कौन है? ये देखो, ये क्या है कि आज के तारीख में जो आप कह रहे हैं कि हम शिव सैनिक हैं, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि वो शिव सैनिक है, तो अब तो लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि किसे शिव सैनिक कहें? तो लोग यही देखेंगे, काम देखेंगे कि जनता के लिए जो काम करते हैं उन्हीं की तरफ से ही सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन शिवसेना तो क्या इन्होंने काम नहीं किया क्या? जिनके साथ मिलकर आप 2.5 साल सरकार में रहे? नहीं, वो बात नहीं हुआ। उनके जो कामों में सहमत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? उनके जो 2.5 साल के जो ये काम थे जी, पब्लिक और ये आमदार सहमत नहीं है। ठीक है। इंतखाब फारूकी साहब हैं, शिवसेना लीडर हैं उद्धव ग्रुप से। इंतखाब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आप 2 लोगों का रिएक्शन सुन चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने जो सामना को इंटरव्यू देते हुए तमाम बातें कही हैं, मैं इसके मायने समझना चाहूंगी आपसे, और साथ ही जो उन्होंने ये बात कही कि अब अच्छे लोग पार्टी में शामिल होंगे, तो अच्छे लोगों को कैसे उद्धव ठाकरे पहचानेंगे? ये बहुत बड़ी चुनौती भी है आप लोगों के सामने, जब एक साबिक वजीर आला ये कह रहा है कि अच्छे लोग, यानी जो पहले आपके साथ थे वो अच्छे लोग नहीं थे। सना जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है सना जी? जी पहुंच रही है, आप बात रखें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है जो शिवसेना से लोग छोड़कर गए हुए हैं। ठीक है, हम मानते कि इस बार काफी लोगों ने एक बार डिसीजन लिया और इस तरीके का हमें झटका मिला शिवसेना को, लेकिन ठीक है, वो उनकी अपनी पर्सनल मर्जी थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिवसेना जो है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे और उद्धव साहब की, ये अभी जिस तरीके से आपने देखा हो कि आने वाले समय में अभी जिस तरीके से आदित्य ठाकरे साहब महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं,
आपने उससे एक देखा होगा कि जिस तरीके से लोग और भीड़ बढ़ चढ़कर उनसे मुलाकात कर रही है, उनको मिल रही है, तो जो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जो स्थापना की शिवसेना की, वो कभी महाराष्ट्र से जाएगी नहीं और ये शिवसेना इसी तरीके से आगे बढ़ेगी। और अब जो शिवसैनिक जो शिवसेना के साथ उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ रहे हैं, जो शपथ लेंगे, वो एकदम खरे उतरेंगे शिवसेना के साथ में। और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि शिवसेना की जो ताकत है वो आपको देखने मिलेगी। नहीं तो अभी तो ताकत तो कमजोर हुई है ना। ये बार बार ये लोग तमाम लोग कहते हुए आए हैं जब से ये मामला चला और जब से ये खींचतान देखी गई, तब से ये कि अवेलेबल नहीं रहते थे, रिचेबल नहीं रहते थे उद्धव ठाकरे, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता इख्तियार किया। तो कुछ तो तब्दीली खुद में भी लानी होगी ना। आप दूसरे को एहसान फरामोश कहते हैं और अच्छे लोग नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं उस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत होगी। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल गलत आरोप है। उन्होंने बिल्कुल पूरा समय दिया, अपने को समय दिया, बिल्कुल मिलते थे लोगों से। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज हमें गर्व है कि हम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक है। आज भले से हमें कुछ ज्यादा हमें नहीं चाहिए, लेकिन जाकिर हुसैन साहब कहते हैं, और ये हम कई बार सुन चुके हैं, कई डिबेट्स में भी ये बातें सामने आई हैं कि रिचेबल नहीं थे ऐसे सीएम। और हालांकि देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जाता रहा है कि वो हमेशा कभी कोई रिपोर्टर या कोई जर्नलिस्ट भी उन्हें मैसेज करता है या फिर बातचीत करने किसी मौजू पर, तो वो रिचेबल होते थे। वो कहते थे कि हाँ कल मैं आपसे मुलाकात कर पाऊंगा। तो ये कमी थी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के रिचेबल नहीं थे। अगर रिचेबल नहीं थे तो इतने कोरोना की महामारी के समय में उन्होंने जो इतने सारे कोविड सेंटर्स खुद दौरा कर और उन्होंने जगह जगह पर तैयार किया, जिस तरीके से महामारी चल रही थी, लोगों को और पूरे 2.5 साल तो उन्होंने केंद्र पर उंगली उठाते रहे, केंद्र को बदनाम करते रहे। क्या किया है कोविड काल में बताओ? अवार्ड मिला उनको, तो क्या ऐसे ही मिल गया उनको घर बैठे हुए? बिकॉज उन्होंने संपर्क नहीं किया, क्या उन्होंने किया जो इतना तो फिर आखिर ठीक है, ऐसा अगर नहीं था, ऐसा अगर इंतखाब, एक सेकेंड भावला साहब, एक सेकेंड इंतखाब साहब, अगर ऐसा नहीं था तो फिर आखिर क्या वजह रही जो ये लोग दूसरा रास्ता इख्तियार करके सरकार में हैं? अब देखिए, अगर किसी का अपना पर्सनल डिसीजन है कि उन्हें आगे जाना है या किसी तरीके से उन्हें आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगी कि जाकिर हुसैन साहब इस पर आप अपना रिएक्शन दें कि क्योंकि एक इल्जाम यह भी लग रहा है कि आप लोगों को कुर्सी चाहिए थी। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, आप सुन पा रहे मेरी आवाज? शायद आपने म्यूट कर रखा है, आप अनम्यूट करें। इस बीच भावला साहब का रुख मैं करूंगी। भावला साहब, कई लोगों का ये भी कहना है और कई जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका ये कहना है, तज्जिया निगार है, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती थी और जो एक 2.5 साल वाला फॉर्मूला पहले जो कहा गया था तो वो एक तरह से यही है जो अभी देखने को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को जो करना होता है वो कर लेती। देखिए, अभी आपने कुछ वक्त पहले कहा कि हाँ हमें सरकार में रहना है इसलिए हमने छोड़ा, जो अभी मौजूदा जो गठ, जो अभी शिंदे गठ जो छोड़ कर गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी सरकार में थे, पिछले 2.5 साल ये सरकार में ही थे और अच्छे मंत्री पद पे थे, लेकिन उनके कामों को अंजाम में, आप सरकार में रहे हैं, सरकारी मुकुट लेकर रहे और कामों को अंजाम न रहे तो क्या फायदा उसे आमदार के और मंत्री पद का। एक दूसरी बात यह कि जब ये 3 चक्के की सरकार चलती रही, जितने भी स्थानिक स्वराज्य चुनाव हुए उसमें जो शिवसेना के को करारी हार हुई, उसमें राष्ट्रवादी का फायदा हुआ, कांग्रेस का फायदा हुआ। जितने भी जगह पे जो भी निधि जो पास की जाती थी उसमें जो राष्ट्रवादी के जो हारे हुए उम्मीदवार है बनिस्बत उनके जो जीते हुए उनको फंड देके उन्हें आगे जो बढ़ाया जाता था। तो इस किस्म की चीजों से जो है बदहाल होकर ये जो लोगों ने कदम उठाया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं भी इंटरव्यू थोड़ा सा देख रहा था, उन्होंने साबित जो है वजीर आला ने ये कहा कि भाई ये सब सड़े हुए पत्ते हैं और जो पत्ते सड़ गए हैं उन्हें कचरे की टोकरी में ले जाकर जो है फेंक देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि एक जिम्मेदारान ओहदेदार इंसान को, जिसको इतना अनुभव है सियासी, उसको इस किस्म की बात करनी चाहिए। हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है,
आप एक तरफ ये कहते हो कि भाई आप आइए, मातोश्री के दरवाजे खुले हैं, हम चर्चा करते हैं, बात करके मार्ग निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये सड़े हुए गले हुए पत्ते हैं, इनका कचरे और कूड़ों में डाला जाए, तो ये बहुत इंतखाब फारूकी साहब, आपका जवाब इस पर, मुझे ये इसी बात पर आपका जवाब। इंतखाब फारूकी साहब, फिर बातचीत की राह कैसे हमवार होगी जब एक ही शख्स इस तरह की दो तरह की बातें करेगा? तो इंतखाब जी, देखिए ये एक समय का बात होती है जब सारी टीम जब गुवाहाटी में थी, तब उद्धव साहब ने कहा था कि आप लोग आइए, हम मिलकर बात करें। आदित्य जी को सुनाया कहते हुए मामला साहब एक बार ये कोशिश की गई और फिर नहीं आना हुआ, तो इंसान का एक अपना पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो उन्होंने रखा। ऐसा नहीं कि पार्टी ने कुछ उन्हें पार्टी से उन्होंने नहीं, इतने सालों से आप साथ में रहे हो, काम में थोड़ी तो मर्यादा रहनी चाहिए। शिवसेना से ही मुकाम को पाया है उन्होंने। और जब एक इंसान का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ, वो तो पार्टी के प्रमुख है वो इस समय में, उनका अगर अपने मन की कुछ बातें उन्होंने रखी, क्योंकि बार बार कहा गया कि आप आइए, हम बैठ के बात करेंगे, तो अगर उसमें अगर उन्होंने अपने पर्सनल बात की तो इसमें नाराजगी होने की कोई बात नहीं है। अच्छा आसिफ मामला साहब, एक बात और यहाँ पर आप क्लियर करें, क्योंकि हमेशा इन 2.5 सालों में जो हुक्मरानी शिवसेना की रही है, इन 2.5 सालों में बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है और हिंदुत्व की जो परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, उसे भूल गई है, वो इस रास्ते को तर्क कर चुकी है। जो अब शिवसैनिक, आप उसी शिवसैनिक से कटकर आए हैं, तो क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर है या नहीं है? मामला साहब, आसिफ साहब, आपको आवाज मेरी मिल रही है? हेलो जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सवाल आपने सुना या फिर मैं दोहराऊं? जी दोहराइए प्लीज। मैं सवाल आपसे ये करना चाहती थी कि हिंदुत्व के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी इन 2.5 सालों में शिवसेना को, उद्धव ठाकरे को काफी घेरती रही है, ये हम सबको मालूम है। कई तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए और ये कहा कि शिवसेना अब हिंदुत्व के एजेंडे पर नहीं चल रही है, उसको तर्क कर दिया है। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जो शिंदे ग्रुप शिवसेना से अलग होकर आपके साथ आया है, तो क्या वो हिंदुत्व के एजेंडे पर काबिज है या नहीं? क्योंकि वो उन्हीं का तो हिस्सा थे। देखिए, जो गठ अलग होकर आया है, ये समस्या और जो परेशानी उसी गठ की थी कि उनके जो मूल जो प्रश्न थे हिंदुत्व के, उस पर उन्होंने समझौता किया। समझौता करके उन्हीं लोगों के संग अलायंस किया जिन्हें बाला साहब ठाकरे मुसलसल कहा करते थे कि मैं अपनी दुकान बंद कर देना पसंद करूंगा बनिस्बत कांग्रेस के संग जाने की। तो ये बातें जो है और इसके चलते उन्होंने खामियाजा भी भरा। हाँ। जो ये गठ है, ये 45 लोग को जो छटनी होकर जो अलग हुए, हाँ। ये गठ ने 2.5 साल में एक बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल पर नुकसान किया, देखा, महसूस किया, और उन्हें लगा कि आगामी इंतखाबात में उन्हें चुनकर आना फिर से शिवसेना की बात पर, जबकि वो चुनकर आए थे एक हिंदुत्व के मुद्दे पर। और अब जो ये मसौदा लेकर और अभी की जो कांग्रेसकरण हुआ है सेना का, जिसे साबित जो है वजीर आला लीड कर रहे थे, तो वो उनको उस परिस्थिति में जीत कर आना मुश्किल, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये दो, क्योंकि आप ये जीत कर आए इन्हीं के खिलाफ। आज जो भी शिवसेना का उम्मीदवार जीत के आता है, वो कांग्रेस या राष्ट्रवादी के उम्मीदवार के खिलाफ जीत के आया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने तो जीत के नहीं आया, क्योंकि अलायंस में चुनाव हुआ है। तो अगला चुनाव लोगों के पास जाकर बुरी और करारी हार मानने के चलते, इसी के चलते उन्होंने ये ऐसा नहीं हुआ। कई बार उन्होंने साबित वजीर आला को समझाया ये बात कि देखिए, हमारा वो एक वोट बैंक है, एक निर्धारित वोट बैंक है। मैं चाहूंगी कि इंतखाब फारूकी साहब, आप ये बताएं कि अब शिवसेना उद्धव ग्रुप की क्या स्ट्रैटेजी होगी, और साथ ही जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे ग्रुप को ये परेशानी थी आपके अलायंस से, तो जो अलायंसेज आपके साथ हैं, उनके साथ आप लोगों का रिश्ता आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अब जो शिवसेना में जो शामिल होंगे, उनकी एक शपथ होगी, जो अपना उद्धव साहब ने बताया कि मुझे शिवसेना की शपथ चाहिए कि अब जो आएंगे वो खरे शिवसेना के हिसाब से रहेंगे और सही ढंग से शिवसेना के साथ मिलकर काम करेंगे, ना कि कभी
जिनको जाना है उन्होंने अभी कह दिया कि वो जा सकते हैं जो जा रहे हैं, ठीक। जो आ रहे हैं उनको अभी पक्के तरीके से हमारे साथ में रहना है, खड़े उतरना है और सही ढंग से आगे आना है और शिवसेना का पूरा पूरा साथ देना है। और रहा सवाल जो आगे की जो अभी बात है, वो हमारे प्रमुख पार्टी के प्रमुख उद्धव साहब ही निर्णय लेंगे कि आगे किस तरीके से ठीक है। तो शिवसेना परख कर जांच कर शिव सैनिकों को शिवसेना में शमूलियत इख्तियार करने का जिम्मा देगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, साथ ही जाकिर हुसैन साहब का भी जो हमारे साथ कुछ देर पहले थे, जुड़ने के लिए खबर खास में इस मौजू पर अपनी अपनी राय देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।